तो नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। बहुत ध्यान से देखिए आप, क्योंकि आज मैं आपको मौजूदा सरकार के हाइब्रिड स्कैम के बारे में बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सरकार देश में सिर्फ 0.0011% यानी 1 लाख में एक से भी कम आदमी की है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसको रिवर्स रॉबिनहुड स्कैम कहता हूं। क्या आप बैंक से 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं या 20, 25, 50 लाख रुपए का बिजनेस लोन लेते हैं। किसी मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की वजह से आप 3 EMI नहीं चुका पाते। चौथे महीने क्या होता है? रिकवरी एजेंट्स आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। बैंक स्थानीय अखबार में आपकी तस्वीर के साथ एक नीलामी का नोटिस तक छपवाने की धमकी देता है। आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदारों के सामने आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। आपको सामाजिक रूप से नंगा कर दिया जाता है कि आप डर के मारे पाई पाई चुकाते। अब इसी देश में एक दूसरे हिस्से में चलिए, जहां एक इंसान 2 लाख नहीं 22,000 करोड़ रुपए कर्ज में लेता है, कर्ज नहीं चुकाता। क्या उसके घर के बाहर ढोल बजते हैं? क्या उसका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पर भगोड़ा लिखकर छापा जाता है? नहीं, उसे एक AC कमरे में बिठाकर एक कप कॉफी पिलाई जाती है और कहा जाता है कि सर 22,000 आप छोड़िए, आप सिर्फ 6.5 करोड़ दे दीजिए, बात खत्म कर देते हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये इस देश की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये 99.97% का हेयर कट कैसे मुमकिन हुआ। मैं आपको वो सीक्रेट RTI डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जिसे बैंक छिपाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस देश के बैंक जो आपके पैसे से चलते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम उस रिवर्स रॉबिनहुड ब्लूप्रिंट का डिकोड करेंगे, जहां आपके LIC के प्रीमियम का पैसा, आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल अरबपतियों के लीगल ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जा रहा है। NCLT कोई रिकवरी फोरम नहीं है, ये भारत के अमीरों का लीगल वॉशिंग मशीन बन चुका है। रिपोर्ट के आखिर तक आपके पास वो सबूत होंगे जो भारत के बैंकिंग सिस्टम के दोगले चरित्र को बेनकाब करते हैं। जब NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाया गया था, तो इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह बेचा गया था। हमें बताया गया कि अब क्रोनी कैपिटलिज्म का अंत होगा। जो कॉर्पोरेट्स बैंकों का पैसा खाकर बैठे हैं, NCLT उनकी कंपनियां नीलाम करके बैंकों का पैसा वापस लाएगा। इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC का नाम दिया गया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था, इसे समझने के लिए हमें उस सिस्टमिक लूपहोल को समझना होगा जो IBC के सेक्शन 114 के तहत काम करता है। ये वो सेक्शन है जिसके तहत हाल ही में मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा उनकी पर्सनल इंसॉल्वेंसी रिपेमेंट प्लान को NCLT ने हरी झंडी दिखाई। 22,000 करोड़ के क्लेम के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ चुकाने का सेटलमेंट मंजूर कर लिया। इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है इस देश में? 22,000 करोड़ का कर्ज और 6.5 करोड़ में आजादी। इसे बैंकिंग की भाषा में हेयर कट कहते हैं, लेकिन ये हेयर कट नहीं है, ये आम आदमी का गला काटना। और आप जानते हैं कि इस फैसले पर किसने ताली बजाई? लंदन में बैठे विजय माल्या ने। विजय माल्या ने एक ट्वीट किया, सुभाष चंद्रा को बधाई दी। माल्या ने लिखा, इफ ट्रू मैनी कांग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड सुभाष, बैंक्स एंड गवर्नमेंट हैव एडमिटेड हैविंग रिकवर्ड रुपीज 14,100 crore from me against a judgment debt of rupees 6,203 crore. Many more borrowers have settled at a fraction. उसने तंज कसते हुए इसे इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन जस्टिस कहा है। जब भारत का सबसे कुख्यात डिफॉल्टर आपके न्याय प्रणाली पर तंज कसे और बताए कि कैसे लोग कर्ज का एक छोटा सा फ्रैक्शन देकर साफ बच निकलते हैं, तो समझ जाइए कि दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सिर्फ ये बता रहा है कि NCLT ने फैसला दे दिया, लेकिन वो आपको कभी वो डेटा नहीं दिखाएंगे जो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कंपनी या एक सुभाष चंद्रा का मामला है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक भ्रष्टाचार की एक छुटपुट घटना है? अगर आपको लगता है तो आपको गलत लगता है। ये एक इकोसिस्टम है जिसे बहुत ही बारीकी से लीगल बनाया इस सरकार ने, और इसका सबसे बड़ा और सबसे क्रूर सबूत हमें मिलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक चौंकाने वाले RTI जवाब में। पुणे के एक RTI एक्टिविस्ट हैं विवेक वेलकर, जो सजग नागरिक मंच के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने पिछले 10 सालों का डेटा मांगा, फाइनेंशियल ईयर 16-17 से लेकर 25-26 तक। सवाल यह था कि बड़े डिफॉल्टर्स जिनका कर्ज 100 करोड़ से ऊपर है
और छोटे बोरोवर्स जिनका कर्ज 1 करोड़ से कम है, दोनों के लोन रिकवरी में बैंक का क्या परफॉर्मेंस है। जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जवाब आया तो वो किसी भी आम नागरिक का खून खौलाने के लिए काफी थी। नंबरों पर गौर करिए। बैंक के अपने डेटा के अनुसार पिछले 10 सालों में 16-17 से 25-26 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया वाले बड़े डिफॉल्टर्स के 26,701 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया, यानी बही खाते से हटा दिया। इतनी बड़ी राशि में से बैंक कितना वसूल पाया? सिर्फ 3,874 करोड़ से कुछ ज्यादा। रिकवरी रेट क्या था? 14.5%। यानी बड़े उद्योगपतियों का 85% से ज्यादा कर्ज कभी वापस ही नहीं आया। साल दर साल का आंकड़ा और भी ज्यादा भयावह है। सिर्फ अकेले 18 से 19 में 7,002 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए, जिनमें से केवल 761 करोड़ की रिकवरी हुई। 24-25 में बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ 2,255 करोड़ राइट ऑफ किए गए, लेकिन रिकवरी महज 53.42 करोड़। और 21-22 में इस कैटेगरी में न तो कोई राइट ऑफ दर्ज किया गया और न ही कोई रिकवरी। अब इस डेटा की तुलना उन लोगों से करिए जिनकी रीढ़ की हड्डी पर इस देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। छोटे बोरोवर्स जिनका कर्ज 1 करोड़ से कम था। इसी समय सीमा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे लोन में 6,774 करोड़ राइट ऑफ किए, लेकिन रिकवर कितना किया? 5,000 करोड़ से ज्यादा। रिकवरी रेट लगभग 74%। यह असमानता यहां पर भी है, चीख चीख कर सच बता रही है। बड़े डिफॉल्टर्स का रिकवरी रेट छोटे बोरोवर्स की तुलना में लगभग 5वां हिस्सा है, 1/5। जब 1 करोड़ से कम लोन होता है तो बैंक साम दाम दंड भेद सब लगाकर 74% पैसा उगलवा लेते हैं। इसके लिए बैंक ने 16-17 से 21-22 तक छोटे बोरोवर्स के लिए कोई राइट ऑफ या रिकवरी रिपोर्ट नहीं की, लेकिन सारा एक्शन 22-23 और 23-24 में देखने को मिला। इन 2 सालों में 1,856.87 करोड़ और 3,845.54 करोड़ राइट ऑफ किए गए, और तुरंत बाद में उसी साल 1,395.11 करोड़ और 3,481.32 करोड़ रिकवर कर लिए। गरीब की गर्दन पकड़कर पैसा निकाला जाता है, लेकिन जब मामला 100 करोड़ से ऊपर का होता है तो बैंक अचानक लाचार हो जाते हैं और 14.5% पर समझौता कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर 26,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए हैं तो कम से कम उन कंपनियों और अरबपतियों के नाम तो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। इतना तो कर देते महाराज। जिन्होंने जनता का पैसा डकारा उनका नाम तो बताइए। यहीं पर वो ट्रम्प कार्ड खेला जाता है, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको इस रिपोर्ट में बताया था। विवेक बेलड़कर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 16-17 से लेकर हर साल 100 करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ वाले बड़े डिफॉल्टर्स के नाम मांगे। उन्होंने प्रत्येक का राइट ऑफ अमाउंट भी मांगा। बैंक का जवाब क्या था आप जानते हैं? द इंफॉर्मेशन साउट इज रिलेटेड टू अ थर्ड पार्टी, हेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। यानी मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है, इसलिए नहीं दी जा सकती। क्या विडंबना है। जब कोई रामू काका टाइप आदमी ट्रैक्टर का लोन डिफॉल्ट करता है तो उनका नाम और फोटो अखबार में छपवाने में बैंक को कोई थर्ड पार्टी प्राइवेसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो तब याद नहीं आता, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया जाता है। लेकिन जब सूट बूट वाला कोई अरबपति हजारों करोड़ हजम कर जाता है और डकार भी नहीं मारता, तो बैंक उसकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आरटीआई एक्ट की ढाल के पीछे छिप जाते हैं। बेलड़कर ने जब उन बोरोवर्स की सूची मांगी जिनके लोन एनसीएलटी या ऐसे ही फोरम के जरिए बैंक द्वारा हेयर कट लेकर सेटल कर दिए गए थे, तो बैंक ने वही रटा रटाया जवाब दिया। बैंक ने न तो नाम बताए और न ही व्यक्तिगत हेयर कट की राशि का खुलासा किया। और जब बैंक से यह पूछा गया कि 17-18 से 25-26 के बीच हर साल लोन सेटल करने के लिए बैंक ने कुल कितना हेयर कट लिया और उसके मुकाबले कितनी रिकवरी हुई, तो लेंडर का जवाब और भी ज्यादा खारिज करने वाला था। जानते हैं क्या लिखा था? क्वेरी इज नॉट क्लियर, हेंस कैन नॉट बी रिप्लाइड। यानी सवाल स्पष्ट नहीं है, इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता। बैंक ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि सवाल स्पष्ट नहीं है। अब उस सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं जो सीधे आपके और मेरे घर के बजट से जुड़ा हुआ है। सुभाष चंद्रा के लिए जिस 22,000 करोड़ के सेटलमेंट की हमने शुरुआत में बात की, क्या आप जानते हैं कि उनमें से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? इस केस में सबसे बड़ी प्रभावित पार्टी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC HF का क्लेम था 1,322 करोड़ और इस सेटलमेंट के बाद उन्हें कितना मिलेगा? सिर्फ 38 लाख रुपए। इस नुकसान का 55% हिस्सा सीधे LIC HF के शेयर धारकों को उठाना पड़े और बाकी का 45% हिस्सा खुद LIC वहन करे। LIC वही भारतीय जीवन बीमा निगम जिसमें आप हर महीने इस उम्मीद से पैसा डालते हैं कि बुढ़ापे में
या बेटी की शादी में काम आए। आपका वो पैसा जिसे LIC ने इस उम्मीद में इन्वेस्ट किया था कि उस पर रिटर्न मिलेगा, वो पैसा एक झटके में एक कॉर्पोरेट सेटलमेंट में उड़ा दिया गया। ये लीगल वेल्थ ट्रांसफर है, आपकी जेब से निकालकर कानूनी दस्तावेजों के जरिए अरबपतियों के खाते में डालना। अब यहाँ सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट जगत के डिफेंस मैकेनिज्म को भी आप समझ लीजिए। जब भी इस 99% हेयर कट और राइट ऑफ पर सवाल उठता है तो इकोनॉमिस्ट और ये जो बैंकर हैं वो टीवी पर आते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता, ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। और जहां तक NCLT के हेयर कट की बात है तो अगर कंपनी बंद हो गई तो हजारों लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसलिए हम थोड़ा नुकसान सहकर कंपनी को जिंदा रखते हैं। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? लेकिन ये सफेद झूठ है जो बोला जा रहा है इस सरकार के जरिए। विवेक वेलणकर की बात पर आप गौर कीजिए। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद क्रोधित करने वाला है कि बैंक को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा बड़े डिफॉल्टर्स की प्रतिष्ठा बचाने की चिंता है। उन्होंने एक स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट खींचा, बैंक छोटे डिफॉल्टर्स को अखबारों में सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने और उनका घर बेचने में फुर्ती दिखाते हैं, लेकिन बड़े बोरोअर्स के साथ बहुत ही नरम और एडजस्ट करने वाला रवैया अपनाते हैं। भारी भरकम राइट ऑफ कर देते हैं और उन्हें बिना नाम बताए जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक के कर्मी भी कमीशन खाते हैं। वेलणकर ने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस पैटर्न के मुंह दर्शक बने रहने के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहरा। सरकार जाहिर सी तौर बार पे जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये सभी डायरेक्टर्स हैं जो पहली बार बात तो अंधाधुंध तरीके से इन बड़े लोन्स को सैंक्शन करते हैं कमीशन लेकर, और बाद में उन्हें रिकवर करने में नाकाम हो जाते हैं या उन्हें सेटल करने के लिए जो हेयर कट लिए गए उसके लिए वही जिम्मेदार है, उसमें भी पैसा लेते हैं। जॉब्स बचाने का तर्क तो तब काम आता है जब कोई कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन हो रहा, लेकिन यहां तो व्यक्तिगत दिवालियापन के तहत लोगों को बेल आउट किया जा रहा है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है और इतनी कमी है इसकी, इस पर एक लंबी बहस चल रही है। 26,701 करोड़ रुपए बड़े डिफॉल्टर्स के लिए राइट ऑफ कर दिए गए और रिकवर हुए सिर्फ 3,874 करोड़, और उन डिफॉल्टर्स की पहचान आज भी गुप्त, अनडिस्क्लोज्ड। क्यों? भारत के बैंकिंग रिकवरी फ्रेमवर्क को अगर आप देखेंगे, उसके तहत जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट के सवाल मजबूती से अनआंसर्ड खड़े हैं। जब तक इन लुटेरों को आप गर्दन पकड़कर नहीं खींचेंगे तब तक ये कुछ सुनने वाले नहीं, क्योंकि लीगल शील्ड इनको मिली हो। हर तरह से पैसा खा रहे हैं और आपका गला तो। अगर वो आपका घर नीलाम कर सकते हैं तो उन्हें अरबपतियों के नाम भी चौराहे पर टांगने होंगे और इन बैंक के लोगों को भी चौराहे पर टांगना। आज की रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मिलता हूँ किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और ये लूट का एक हिस्सा है, 9 लाख करोड़ से ज्यादा इसी तरह से लूटे गए। हर पब्लिक सेक्टर का बैंक इसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। जो रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ रही हैं उनके बारे में नहीं पता, जो आ रही हैं वो इसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे निर्वस्त्र हैं, बस चौराहे पे नहीं। बहुत शुक्रिया।